गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? वो सिस्टम हमारे बॉडी का जो हमारे डिफेंसिव है, ताकि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहा है दैट एक्ट एज एन एंटीजन, सो अवर बॉडी फाइट विद एन एंटीजन एंड किल इट। तो इम्यून सिस्टम का ये काम है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर बॉडी में आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन कई बार क्या होता है, इम्यून सिस्टम उन पैथोजेंस को प्रॉपरली किल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हम इम्यून सिस्टम के देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या है? इट इज़ एन इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन टू एन हार्मलेस सब्सटेंस कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन बॉडी। कि कोई भी एक हार्मलेस सब्सटेंस भी अगर हमारी बॉडी में रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, कैसी रिएक्शन? इम्यून रिएक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? एलर्जी। जैसे हम कहें डस्ट इज नॉट सो हार्मफुल फॉर अस, बट स्टिल अवर बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज़ नॉट एक्चुअली हार्मफुल। तो लेकिन ये क्या है? एक एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के लिए। उसे हम क्या बोलते हैं? एलर्जीज बोलते हैं। तो एलर्जी को कॉज करने वाले सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे? एलर्जेंस बोलेंगे। द सब्सटेंस विच कॉजेज एलर्जिक रिएक्शंस आर कॉल्ड एलर्जेंस। ये क्या हो सकते हैं? डस्ट हो सकते हैं, डस्ट माइट्स हो सकते हैं, पोलन, फेदर, फूड, किसी भी तरह के। जैसे आपने आजकल सुना होगा किसी को मिल्क की एलर्जी होती है, किसी को वीट की एलर्जी। तो एलर्जेंट हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा कि किसी भी एक फॉरेन सब्सटेंस के लिए अगर बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाने लग जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो सब्सटेंस इतना हार्मफुल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? एलर्जीज बोलते हैं। तो एलर्जी में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले कौन हैं? हमने पहले पढ़ा था एंटीबॉडीज की टाइप पढ़ी थी, तो उसमें एंटीबॉडी IgE जो होती है दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलर्जी। तो एलर्जी की जो रिएक्शंस होती हैं किस वजह से, उस वक्त कौन सी एंटीबॉडी बन रही है? IgE बन रही है। तो एलर्जीज के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चे? इट इंक्लूड स्नीजिंग, छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, नाक बहने लग जाती है, और कई सीवियर केसेस में ब्रीथिंग में भी दिक्कत होती है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं एलर्जीज के लिए। तो कारण क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम के ऐसा क्या प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से क्या है, एक सिंपल नॉन हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट भी बॉडी काम करने लग जाती है। एलर्जी किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे जो मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं? दो केमिकल सिंथेसाइज करना शुरू कर देते हैं, हिस्टामिन एंड सर्टोनिन। इन दो केमिकल्स की वजह से ही क्या होती है? एलर्जी होती है आपको। तो हिस्टामिन का अमाउंट बढ़ जाता है आपके ब्लड में और सर्टोनिन का। तो एलर्जी से बचने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनके अंदर क्या होगा? जो हिस्टामिन की प्रोडक्शन को और सर्टोनिन की प्रोडक्शन को रोक देगा, वो ड्रग्स, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉयड रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। ठीक है, अब हम एलर्जीज के टाइप पढ़ते हैं। हे फीवर, अस्थमा, एनाफिलेक्टिकल शॉक जो होता है, ये सारे क्या हैं? टाइप्स ऑफ एलर्जी हैं। सबसे पहले है हे फीवर। हे फीवर किसकी वजह से हो रहा है? पोलन की वजह से हो रहा है, जो हमने रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें क्या है, आपकी आंखें सूज जाती हैं, आंखें लाल रहने लग जाती हैं, आंखों से पानी आने लग जाता है। तो ये किस वजह से है? पोलन की वजह से है। ठीक है, तो आपको इसको ठीक करने के लिए कैसी दवाइयाँ लेनी पड़ती है? एंटी हिस्टामिन पिल्स आपको यूज़ करनी पड़ती हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम दी हे फीवर। हे फीवर का एलर्जन कौन है? पोलन ग्रेन्स। दूसरा है आपका अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा
यहाँ पर एलर्जन कौन है? डस्ट पार्टिकल्स। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग सफाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, खांसी आती हैं, तो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब आपके एलर्जेंट रिएक्ट करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अस्थमा होते हैं। तो यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो आपका एरिया है वो सूजने लग जाता है, सीवियर कंडीशंस में ये क्या कहलाता है? अस्थमा कहलाता है। तो अस्थमा को भी रिलीफ लेने के लिए आपको क्या देनी पड़ती हैं? एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं टू गेट रिलीफ फ्रॉम फॉर द अस्थमा। नेक्स्ट है एनाफिलैक्टिक शॉक। ये क्या है? सीवियर कंडीशन की एलर्जिक रिएक्शन है जिसमें कई हाई सिचुएशंस में क्या है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। हमारे जितने भी बॉडी टिश्यू है वो एनाफिलिटिकल शॉक में पार्टिसिपेट करता है। जैसे बात करें हम कि आपने जैसे आपने सुना होगा ना कि किसी को दवाई देने से पहले डॉक्टर ये पूछता है कि आपको किसी तरह की एलर्जी तो नहीं है, किसी सॉल्ट से कोई एलर्जी नहीं। उसका पर्पस ये क्या है कि जो वो दवाई दे रहा है उसके अगेंस्ट तो वो रिएक्टिव नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि किसी ने पेनिसिलिन मेडिसिन ली है तो लेकिन अगर वो पेनिसिलिन एलर्जन की तरह उस बॉडी में काम करेगी तो वो क्या सिंथेसाइज करना शुरू कर देगी? हिस्टामिन शुरू कर देगी। तो आपको चेक करना है कि आप पर्टिकुलर ड्रग के लिए एलर्जिक हैं कि नहीं है। या आपने कई बार देखा होगा कि हमें मधुमक्खी काट जाती है तो मधुमक्खी काटने की वजह से सूजना, स्वेलिंग इज अ कॉमन रिएक्शन। वो क्या है? एक सॉर्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन है, लेकिन वो एलर्जिक रिएक्शन सीवियर कंडीशंस में क्या डेथ कॉज भी कर सकती है। कैसे कर सकती है? मान लो किसी को मधुमक्खी बी स्टिंग ने काटा तो क्या होगा? उसके ब्लड सेल्स जो मास सेल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगे और क्या रिलीज करेंगे? हिस्टामिन रिलीज करेंगे, है ना। क्योंकि अभी हमने देखा कि दो चीजें रिलीज हो जाती हैं, हिस्टामिन और सर्टोनिन फ्रॉम दी मास सेल। तो जैसे ही मास सेल रप्चर हो गए उन्होंने क्या रिलीज करा? हिस्टामिन रिलीज करा। ये हिस्टामिन क्या करेगा? जितने भी आसपास के सेल्स हैं उसके अराउंड जितनी भी आर्टरीज हैं उनको चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा। तो जैसे ही डायलेशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड हमारा कहाँ है? टिश्यूज की तरफ आने लग जाता है। टिश्यूज की तरफ जाने लग जाएगा तो हमारा क्या है? लिम्फेटिक फ्लूइड क्या है? वो बढ़ जाएगा। और जबकि हमारा जो आर्टरीज में ब्लड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टरीज क्या हो गई हैं? चौड़ी हो गई हैं। तो जैसे ही आर्टरी से ब्लड कम हो गया, लिम्फेटिक टिश्यू बढ़ गया, लिम्फेटिक फ्लूइड बढ़ गया। लिम्फेटिक फ्लूइड बढ़ना की वजह से ही क्या है? सूजन हो जाती है। लेकिन जब वो बहुत ज्यादा सूजन रह जाती है और आर्टरीज में बहुत कम ब्लड रह जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर एकदम से फॉल हो जाता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा? अनकॉन्शियस, मतलब वो बेहोश हो सकता है और बहुत जल्दी उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर क्या हो गया? बहुत कम हो गया। तो ये क्या है? एनाफिलैक्टिक शॉक है सीवियर कंडीशन में, कि भी किसी भी चीज से अगर आप में हिस्टामिन इतनी ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया कि लिम्फेटिक फ्लूइड बढ़ जाएगा और आर्टरीज में ब्लड कम हो जाएगा तो आपकी ब्लड प्रेशर बॉडी का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। आप अनकॉन्शियस कंडीशन में चले जाओगे। ठीक है, तो इससे बचने के लिए भी क्या है? इपिनेफ्रिक के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। ये भी क्या है? एक एलर्जिक रिलीफर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये थे कुछ आपकी एलर्जिक रिएक्शंस। दूसरे तरह का डिसऑर्डर क्या है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब सेम, इम्यूनिटी डिफेंस। वैसे हमें पता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है बच्चे? मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम है, कि जब हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बी और टी लिम्फोसाइट डेवलप हो रहे थे तो वो क्या कर रहे थे? पहचान कर रहे थे कि कौन से सेल्स मेरे हैं और कौन से बाहर के हैं। मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ में वो डिफरेंशिएट कर रहे थे, है ना। तो तभी फॉरेन पार्टिकल जैसे ही बॉडी में आता है उसको नॉन सेल्फ समझकर हमारी बॉडी उसके साथ रिएक्ट करती है। ये हमारा इम्यूनिटी का
मेथड है, हमारी बॉडी इस तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब हमारी बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट, मतलब अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या पहचान ले, नॉन सेल्फ पहचान ले, तो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट वो क्या करने शुरू कर देगा, इम्यून सिस्टम एक्टिव कर लेगा, मतलब एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगा। तो अपने ही सेल्स को अपने आप ही किल करना शुरू कर देगा। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। कि जब हम अपने ही सेल्स को क्या समझ ले, नॉन सेल्फ समझ ले, इसका कोई भी रीजन हो सकता है, रीजन इज नॉट स्टिल नोन कि भाई क्यों हमारे सेल्स अपने ही सेल्स को नॉन सेल्फ समझने लग गए। तो इसकी ऑटो इम्यूनिटी की बहुत सारे डिजीज हैं, जैसे क्रॉनिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के आरबीसी सेल्स हैं, वो आरबीसी सेल्स ही ऑटो एंटीजेंस बन गए हैं। तो आरबीसी सेल्स एंटीजेंस बन गए हैं तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी और वो एंटीबॉडीज आरबीसी सेल्स को किल कर देगी। तो जिसकी वजह से हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, अनीमिक हो जाएंगे। तो जब आपकी बॉडी अपने ही आरबी सेल्स को खा रही है तो वो क्या कहलाया जाएगा, क्रॉनिक एनीमिया। ऐसे ही मिस्थैनिया ग्रेविस, जब आपकी बॉडी आपके मसल्स को ही खाना शुरू कर दे, ठीक है, जैसे रुमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एडिसन डिजीज हो गया, क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गया, जब आपके हिपैटिक सेल्स, लिवर सेल्स ही खुद को डैमेज करने लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं कहेंगे हम, इट इज ए वायरल बेस्ड डिजीज। नेक्स्ट हमारी इम्यून सिस्टम बेस्ड जो डिजीज है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सिंड्रोम वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिम्टम नहीं होता, मल्टीपल सिम्टम्स आते हैं और मल्टीपल डिजीज हो जाती हैं। कि ये एक डिजीज नहीं है, मल्टीपल डिजीज पर्सन को हो जाती हैं, इसलिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, सिंड्रोम। ये क्या है, इट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, मेनली सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन सा था, जहां पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व थे। और हमने क्या पढ़ा था, टी लिम्फोसाइट्स के कई टाइप होते हैं, टी सी सेल्स, टी हेल्पर सेल, टी मेमोरी सेल्स। तो कौन से सेल डैमेज होते हैं एड्स में, टी हेल्पर सेल। सारे के सारे टी सेल नहीं डैमेज हो रहे हैं, सिर्फ कौन से डैमेज हो रहे हैं, टी हेल्पर सेल। तो सबसे पहले जो एड्स रिपोर्ट हुई थी यूएसए में इन 1981, ये किसकी वजह से हो रहा है, वायरस का क्या नाम है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो एक रिट्रो वायरस है जिसका क्या है, आरएनए जीनोम, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। लेकिन ये एक एनवलप वायरस है। एनवलप का मतलब आपने 11th में पढ़ा था ना कि कुछ वायरसेस क्या होते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल और बाहर क्या है, प्रोटीन की कवरिंग, कैप्सिड जिसे हम बोल देते, लेकिन उसके अलावा और एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जो किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। ऐसे वायरसेस को हम क्या बोलते हैं, एनवलप वायरसेस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, समझो ये आपकी कैप्सिड है, ये डबल कैप्सिड प्रेजेंट है, ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए, डबल कैप्सिड प्रोटीन कोट प्रेजेंट है। उसके बाहर देखो ये जो मेम्ब्रेन बनाई है मैंने, ये लिपिड की जो लेयर है दैट इज एनवलप। और इस एनवलप के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइक्स बोलते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन ही क्या करेंगी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है इनके पास, किनके पास, ग्लाइकोप्रोटीन्स के पास। ठीक है, तो कैसे ट्रांसमिशन होता है बच्चे वायरस का, सेक्सुअल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटैमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड सेल,
अगर ब्लड सेल के अंदर ऑलरेडी वायरस है और वो हम किसी में ट्रांसफ्यूज कर दे तो उस पर्सन के अंदर भी क्या चला जाएगा, वायरस चला जाएगा। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल इन अ केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, कोई बच्चा कोई पर्सन या हम कहें कि जो ड्रग्स लेते हैं, मेनली कौन से, जो इंजेक्शनेबल इंट्रावेनस जो हम नसों में लगाते हैं, और वो सेम निडल शेयर कर रहे हैं और उनमें से किसी एक को एड्स है तो दूसरे पर्सन में भी क्या होगा, वायरस ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि जो वायरस ट्रांसफर होता है बच्चे, वो बॉडी फ्लूइड से होता है। जैसे ही फ्लूइड एक्सचेंज हो जाएगा किसी भी कारण से, इनमें से किसी भी कारणों की वजह से अगर किसी दो पर्सन का बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है तो ट्रांसमिशन ऑफ वायरस अकर होगा। सिंपल कांटेक्ट, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के, जैसे साथ रहने से, टच करने से नहीं स्प्रेड होगा। जब तक एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज नहीं होगा, तब तक ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो इन कारणों से आपका क्या है, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है। तो ये सारे कारण बन रहे हैं किसके, ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के। नेक्स्ट है यूज ऑफ कंटामिनेटेड निडल एंड सिरिंज टू द इन्फेक्टेड ड्रग्स, इंजेक्टिंग ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम, या अगर किसी की मदर को है और ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम मदर और बच्चे का ब्लड क्या है, एक्सचेंज हो जाता है, उस वक्त भी मदर से क्या है, एड्स का वायरस ट्रांसफर हो सकता है बेबी में। तो हम क्या कह सकते हैं, एड्स इज नॉट ए कंटेजेनियस डिजीज, मतलब कंटेजेनियस, ये स्प्रेड होती है बाय अ बॉडी फ्लूइड बट नॉट बाय एन touch. It does not spread by contact such as handshake, body contact and sharing meals, but it can spread only by the body fluid. Incubation period क्या होता है, वो period when a pathogen enter the body and appearance of first symptom, पहले symptom आने तक और एंट्री ऑफ पैथोजन का जो बीच का टाइम है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। तो वायरस जो HIV का वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है, 5 से 10 साल तक वायरस क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब कोई सिम्टम्स आपकी बॉडी में नहीं दिखाई देंगे और पैथोजन आपकी बॉडी में ग्रो कर रहा है। तो कैसे करता है ये पैथोजन काम, अब हम लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। अब हमें पता है ये जो रेट्रोवायरस है बच्चे, ये क्या है, एक RNA वायरस है, ठीक है। इसके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ा है क्या होता है, DNA से RNA बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि RNA से DNA बनना क्या कहलाया जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये पैथोजन कैसे काम करता है, जैसे ही ये किसी बॉडी में होस्ट सेल में एंटर करता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से जो ये इसका RNA है ये किस में बदल जाता है, DNA में बदल जाएगा, और ये DNA होस्ट के सेल में एंटर कर जाएगा। तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि कोई फॉरेन चीज हमारी बॉडी में एंटर करी हुई है कि नहीं, क्योंकि वायरल DNA इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट, मतलब होस्ट के DNA के अंदर ही एंटर कर जाता है। तो ये क्या रहता है, इनएक्टिव, हम पहचान नहीं कर पाते कि बाहर की कोई चीज एंटर करी। तो ये जो प्रॉपर्टी है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की HIV वायरस के पास है, जो RNA को किस में बदल रहा है, DNA में, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। तो क्या, कैसे वायरस मल्टीप्लाई करेगा, आफ्टर एंटरिंग इन द बॉडी ऑफ पर्सन वायरस एंटर, सबसे पहले कौन से सेल्स में जाएगा, वो मैक्रोफेजेस में, जहां पर ये RNA जीनोम रेप्लिकेट करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से इनटू द वायरल DNA, ठीक है। मैक्रोफेजेस में वायरल DNA डेवलप हो गया, ठीक है, और बार बार जब ये मैक्रोफेजेस डिवाइड हो रहे हैं तो और नए वायरसेस
बन रहे हैं ताकि नए वायरसेस नए सेल्स को इन्फेक्ट कर सके। तो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा वायरस मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, इसलिए मैक्रोफेजेस को फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले HIV वायरस कहाँ एंटर करता है? मैक्रोफेजेस में, और वहीं पर डिवाइड करता रहता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर वायरसेस विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस को हम फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस भी बोलते हैं। अब देखो मैक्रोफेजेस में ये एंटर कर गए हैं। मैक्रोफेजेस का काम क्या है? सिर्फ फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटो मतलब अंदर एनगल्फ कर लेना। एनगल्फ कर लिया उसने वायरल DNA को, लेकिन उसको किल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो उसी के होस्ट में एंटर कर गया, इसलिए बहुत टाइम तक वायरस जो है इनएक्टिव रहता है। मतलब वो अपना नंबर तो इंक्रीज करता चला जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का सिम्टम्स हमें नहीं दिखाई देते। इसलिए ही HIV वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? बहुत लंबा होता है। तो जैसे ही मैक्रोफेजेस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वायरसेस डेवलप हो गए, फिर ये वायरसेस कहाँ एंटर करते हैं? हेल्पर के, कौन से? T हेल्पर सेल्स में। T हेल्पर सेल्स के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है CD4, जिसको ग्लाइकोप्रोटीन्स आइडेंटिफाई कर लेती हैं और वायरस उनके अंदर डिवाइड करता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या है? T हेल्पर सेल्स का नंबर लगातार क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। तो T हेल्पर सेल कम हो गए हमारी, तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? हमारा वीक हो जाएगा। तो पहले मैक्रोफेजेस में एंटर करें, फिर T हेल्पर सेल्स में। T हेल्पर सेल्स में वो डिवाइड करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से T हेल्पर सेल्स क्या हो जाएगा? वीक होता चला जाएगा, और उनके नंबर क्या हैं? डिक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं HIV को? विद द हेल्प ऑफ एन एसे कॉल्ड एलाइजा। एलाइजा बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी ऐसे हमारे पास वेल डेवलप्ड ड्रग आज तक अवेलेबल नहीं हुई है जिससे आप क्या है वायरस की रेप्लिकेशन को रोक सकें, लेकिन आप क्या है एक सॉर्ट ऑफ स्लो कर सकते हैं रेप्लिकेशन को, जिसकी वजह से आपका लाइफ स्पैन बॉडी का बढ़ जाए, लेकिन आप डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकोगे। जैसे मान लो किसी को डायग्नोज हो गया तो आप उसके लाइफ स्पैन को 5 साल 10 साल और बढ़ा सकते हो, लेकिन ड्यू टू HIV डेथ तो जरूर होनी है, क्योंकि एक स्पेसिफिक ड्रग नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़्यादातर इसकी ट्रीटमेंट भी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस एनालॉग्स होते हैं। एनालॉग क्या होता है? मतलब उसका पूरक। हमें बेसिस पता है कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनको यूज़ कर कर ही क्या बना होगा? DNA बना होगा, है ना। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, अगर हम ये ही अल्टर्ड फॉर्म में दें, मान लो हम बॉडी में कोई ऐसा जैसे एजिडोथाइमिडीन दे रहे हैं, ये क्या है? थाइमिन का अल्टरनेटिव फॉर्म हमने दिया, तो जब ये इस DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बच्चे, तो ये क्या करेगा? इस DNA को इनएक्टिव कर देगा, तो वो होस्ट सेल में एंटर स्लोली करेगा, इतना स्ट्रांगली नहीं कर पाएगा। तो हम क्या है? बेस एनालॉग्स देते हैं। बेस एनालॉग्स अल्टरनेटिव फॉर्म है हमारी बेस की, जो हमारी इस रेप्लिकेशन को प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगी। ठीक है, तो हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं? देखो कोई क्योर नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ प्रिवेंशन मेथड से ही एड्स की रोकथाम कर सकते हैं। पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द एड्स ट्रांसमिशन, हमें जानकारी होनी चाहिए एड्स किन किन कारणों की वजह से ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरा, डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंज शुड बी यूज, एक बार यूज होने वाली नीडल्स का ही यूज हमें लैब्स में करना चाहिए। तीसरा, सेक्सुअल हैबिट्स शुड बी चेंज, हमने क्या है मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखने चाहिए, हमारी जो सेक्सुअल हैबिट्स हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए।
फोर्थ, बिफोर रिसीविंग ब्लड एंश्योर दैट इट शुड बी स्क्रीन फॉर HIV, कि जो हम ब्लड डोनेशन देते हैं वहाँ पर स्क्रीनिंग होनी मस्ट है कि कोई पर्सन जो ब्लड डोनेट कर रहा है दैट इज नॉट इन्फेक्टेड विद HIV/AIDS। यूज ऑफ स्टरलाइज इक्विपमेंट ड्यूरिंग दी सर्जरी ऑपरेशन के टाइम हमें क्या है, स्टरलाइज इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए। वो बिल्कुल वायरस फ्री होने चाहिए, उनको हीट हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाना चाहिए, स्टरलाइज्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, रूटीन स्क्रीनिंग में बी डन इन ब्लड डोनर्स एंड ऑर्गन डोनर्स। हमें रूटीन चेकिंग होनी चाहिए जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं कि जिस पर्सन का हम ऑर्गन ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको एड्स है कि नहीं। तो ये सारी जब हम मेथड्स अपनाएंगे तो हम एड्स की प्रिवेंशन को रोक सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात याद करने की क्या है एड्स में, एड्स की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, किस वजह से हो रहा है। HIV वायरस जो एक रेट्रो वायरस है जिसमें RNA जीनोम है, ये कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है, T हेल्पर सेल्स को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक। अब बच्चे इम्यूनिटी हमारी वीक हो गई तो क्या है, हमें और तरह के बैक्टीरिया वायरस इजीली हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। जैसे निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया हमारी जल्दी से बॉडी में एंटर कर जाएगा या डायरिया हो जाएगा। तो ये नहीं है कि सिर्फ हमें HIV की वजह से ही डेथ हो रही है पर्सन को। HIV हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है जिसकी वजह से और तरह के बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में इजीली एंटर कर रहे हैं। तो मल्टीपल डिजीज हो गया है आपको, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिंड्रोम। तो जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स होते हैं उन्हें डायरिया होने के चांसेस, डिसेंट्री होने के चांसेस, निमोनिया होने के चांसेस, ये सारे चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए हम टर्म यूज करते हैं सिंड्रोम। ठीक है, तो ये था हमारा इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैंसर। थैंक यू।